Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. Here we are preparing for IGNOU PG DRPC entrance examination, and today we will do class 3 of unit 6. Unit 6 is about research methods and statistics in psychology. Okay, so let's see. This is our syllabus. We have already completed nature and purpose of psychological research, right? Then research approaches, quantitative, qualitative and mixed methods. Then variables we have done. और क्या क्या किया है हमने अभी तक? Reliability and validity हो चुका है, and interpretation of research findings, research ethics, basics of report writing and APS style, this all we have done. Okay, so today we will start with basic statistics, measures of central tendency, okay, and variability हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज हम इतना करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, सो इसको अच्छे से समझना, एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. मेरी यही कोशिश रहेगी कि आई एक्सप्लेन इट इन अ ईजी मैनर एंड आपको समझ जाए एंड ये याद भी हो जाए. ओके, नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वेरिएबिलिटी तक, तब तक आप इसे अच्छे से समझ के याद कर लेना. देन ओनली वेरिएबिलिटी विल बी simple for you. Okay, so let's start with measures of central tendency. ये किसका टॉपिक है? बेसिक स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है. ओके, सो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या है? सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है. ओके, स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स वो साइंस है, या इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा. ठीक है, ये साइंस जो है आपकी वो डेटा के साथ बेसिकली डील करती है. ठीक, सो इट इज स्टैटिस्टिक्स is a science of collecting the data, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग, डेटा को एनालाइज करना. ठीक है, और क्या क्या आएगा इसमें? इंटरप्रेट करना एंड प्रेजेंट करना. ठीक है, ये सारा काम जो है स्टैटिस्टिक्स का होता है. ये ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की या साइंस की. ये ब्रांच है जो कि डेटा को, उसको कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, उसको समझने में, उसको प्रेजेंट करने में, उसको इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करती है. क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो डेटा इज एवरीथिंग, है ना. सो इतनी सारी पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो more than the population we have different type of data, so we need a science or a branch of science जिससे कि हम उस डेटा की एक efficient स्टडी कर सकें. ओके, तो उसके लिए हमें कौन हेल्प करता है? स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है. ठीक है, अब बात करें अगर साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जनरली स्टैटिस्टिक्स को दो फॉर्म्स में यूज करते हैं. ठीक है, एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एंड दूसरा किस फॉर्म में? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ये दो तरीके से स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है बाय द साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, अब ये दो तरीके होते क्या हैं हम इनको देखेंगे. ओके, सो पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? इन्फ्रेंशियल, यानी कि हम यहाँ पे इन्फ्रेंस निकालते हैं, यानी कि कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है, सो ये इसका
वर्ड का मतलब है, इससे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हमें अपना डेटा को डिस्क्राइब करना है। एज द नेम सजेस्ट इट इज डिस्क्रिप्टिव, वी हैव टू डिस्क्राइब। अब डेटा है हमारे पास बहुत, ठीक है, डेटा का साइज काफ़ी बड़ा है, इट इज़ अ बिग साइज डेटा। अब उसको अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको एक इस तरीके से समराइज करना पड़ेगा कि इट मेक्स सम सेंस, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट शुड बी इन द सिंप्लीफाइड मैनर, है ना। एंड उसको डिस्क्राइब करने के लिए फिर हमारे पास क्या होने चाहिए, कुछ मेथड्स होने चाहिए, राइट, कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए जिसके द्वारा कि हम उसे डिस्क्राइब कर सकें। ओके, सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? It involves method for summarizing and organizing what data, okay, and why we do that, ताकि हमें वो अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि रॉ डेटा जो होगा वो हमें इस तरीके से समझ नहीं आएगा, है ना। सो दैट इट्स मेन फीचर्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड। ठीक है, इसलिए हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। एंड इसके लिए हम कुछ की टूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या हुआ, अब हमने डिस्क्राइब कर लिया, अब हम क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे या कुछ प्रिडिक्शन निकालेंगे। अच्छा, ये हमारा रिजल्ट था तो इसके बेसिस पे फ्यूचर में ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्फ्रेंस देंगे। सो इट इन्वॉल्व्स using a sample of data to make generalization. ठीक है, generalization is also kind of conclusion या prediction, right? Statistics और ये जो हम अपना यहाँ पे यूज करते हैं इन टर्म्स में हम इसको जनरलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जनरलाइजेशन और प्रिडिक्शंस अबाउट अ लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, जो एक सैंपल से रिजल्ट निकल के आया उसको अब हम जनरलाइजेशन के टर्म्स में यूज करेंगे ऑन अ लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, अबाउट अ लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, अब अगर ये आपको इस तरीके से समझ आ गया तो इट इज रियली गुड। अदरवाइज हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, अभी ये डेटा वगैरह भूल जाओ। ठीक है, मैथमेटिक्स की टर्म्स, नंबर्स, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। हम अपनी डे टू डे लाइफ में आते हैं। ठीक है, अब 2 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, से 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनमें से एक स्कूल जाता है, दूसरा आज तबीयत खराब होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाया। ठीक, तो अब जब वो स्कूल जो गया है बच्चा, वो वापस घर आ जाता है स्कूल से, तो शाम को जो बच्चा बीमार था, स्कूल नहीं जा पाया, वो उसको फ़ोन करता है एंड कहता है कि यार आज मैं स्कूल नहीं आ पाया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। तो स्कूल में क्या क्या हुआ, कैन यू डिस्क्राइब मी। ठीक है, तो अब वो बच्चा कहता है कि अच्छा आज स्कूल में क्या क्या हुआ, मैं सुबह देख 8 o'clock का स्कूल था, तो मैं घर से निकला 7:30 और मैं पहुंचा ऑलरेडी, मुझे बस लेने में थोड़ा सा लेट हो गया, फिर मैं भाग भाग के जा रहा था, मैंने किसी तरह बस अपनी पकड़ी और मैं जाके स्कूल पहुंचा, फिर बैग रखा, भाग भाग के असेंबली में गया क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर द असेंबली ख़त्म होने के बाद फिर क्लास में आए, पहले मैंने आके बॉटल से पानी पिया, बहुत मैं थका हुआ था क्योंकि ऑलरेडी भाग भाग के सुबह से आ रहा था। फिर क्लास टीचर क्लास में आई, उन्होंने अटेंडेंस ली, फिर उसका जो फ्रेंड जो बीमार होता है, जो उसने कॉल की होती है, उसको कहता है रुक रुक वेट यार तू सेंटर पे आ, ठीक है, मुझे
मेन बात बता, पॉइंट की बात बता। मैं इस चीज का क्या करूंगा कि तू लेट हुआ, तूने बस पकड़ने में देर की, तूने असेंबली अटेंड की कि नहीं की। यू टेल मी व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, कम टू द सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि अच्छा ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि मैथ्स की मैम ने आज गेम्स वाले सर का पीरियड लेके यूनिट 3 हमारी कंप्लीट करा दी। सोशल स्टडीज की मैम आज छुट्टी पे थी। साइंस की मैम किसी सीनियर क्लास के प्रोजेक्ट में बिजी थी तो वो आई नहीं। इंग्लिश की मैम ने ग्रामर कराई और हिंदी के सर ने पिछली क्लास रिवाइज कराई। दैट्स इट, ठीक है। अब उसको वो कहता है ठीक है यार, थैंक यू। उसने पूरे दिन को, जहां वो पहले उसको एक एक चीज बता रहा था, ठीक है, वो था उसका रॉ डेटा, ओके, जिसमें कि वो बोल रहा था कि मैं ऐसे ऐसे करके बस में गया, ये एंड ऑल दैट। वो उसको पूरा जितने भी 5-6 घंटे का जो स्कूल का टाइमिंग था वो उसको लाइन वाइज बताने में लगा हुआ था। दैट वाज द रॉ डेटा दैट स्टूडेंट हैड, ठीक है। जब उसने बोला कि भाई मेन पॉइंट पे आ, सेंटर की बात बता मेरे को, ठीक है, तब उसने जो बिल्कुल उसको डेटा को समराइज करके उसमें से वो चीज बताई जो उसके पूरे दिन को, उसके स्कूल के पूरे दिन को वो रिप्रेजेंट कर रही थी, 4-5 बातें, ठीक है। तो अब उस बच्चे को जो बीमार था उसको पता चल गया कि ओके आज क्लास में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये बच्चा एक और फ्रेंड के पास फोन करता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना कि क्लास में नहीं गया, कहीं इसने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, तो लेट मी कॉल अनदर फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है। तो उस फ्रेंड के पास फोन करता है तो वो बोलता है कि यार मेरे को ना फटाफट से ना मेन बातें बता दे, आज स्कूल में क्या हुआ, किस टीचर ने क्या किया एंड ऑल दैट, एंड मैं जो है आज बीमार था इसलिए आ नहीं पाया, ठीक है। तो वो जो दूसरा फ्रेंड होता है उसका, वो ये बोलता है कि गेम्स के पीरियड लगा नहीं, मैथ्स की मैम ने यूनिट 3 कंप्लीट करा दी, साइंस की मैम नहीं आई, इंग्लिश की मैम ने ग्रामर कराई, हिंदी के सर ने क्या नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज कराया, एंड इंग्लिश की मैम आई थिंक एब्सेंट थी, मैंने ये बोला था, ठीक है। तो मतलब उसने इस तरीके से बताया। अब ये जो दूसरा स्टूडेंट था इसने ये नहीं बताया कि मैथ्स की मैम ने गेम्स वाले सर का पीरियड लेके जो है यूनिट खत्म कराई। ये चीज पहले वाले स्टूडेंट ने बताई, राइट। इसने ये भी नहीं बताया दूसरे वाले ने कि साइंस की मैम क्लास में इसलिए नहीं आई क्योंकि वो सीनियर स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट करवा रही थी, ठीक है। इसने सिर्फ बोला साइंस की मैम क्लास में नहीं आई, दैट्स इट। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि ये जो बीमार बच्चा था जो स्कूल नहीं गया था, इसके पास समरी आई, ठीक है, इसके पास डिस्क्रिप्शन आया 2 अलग अलग फ्रेंड्स के थ्रू, लेकिन वो अलग था, ठीक है। अलग क्यों था? क्योंकि उनके पास कोई मेथड नहीं है बच्चों के पास बताने का, है ना। ये तो अपनी जनरल लाइफ में हम ऐसे करते हैं, राइट। हमें डिस्क्राइब करना होता है जब किसी बड़ी सी सिचुएशन को जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हमारी सब्जेक्टिविटी आती है, हम उसको अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ने मेन पॉइंट्स जो हैं वो बता दिए, ठीक, लेकिन अपने अलग अलग तरीके से बताया, उनका अपना अलग अलग मेथड था, राइट। अब ये बच्चा क्या करेगा? अब ये बच्चा सोचेगा अच्छा ठीक है, तो अब मुझे कल अगर जाना है तो ये कंक्लूजन निकालेगा, कल मुझे जाना है तो मुझे हिंदी का तो नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे सर, तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाना है। मैथ्स की पूरी 3री यूनिट में रिवाइज करूंगा, मैम ने खत्म करा दी तो आगे का ऐसे करूंगा। तो वो अपनी आगे की प्रिडिक्शंस बना लेगा, आगे के प्लान्स बना लेगा कि मुझे अब आगे क्या करना है, कंक्लूड कर लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो 2 बच्चों ने जो बताया ये था उनकी तरफ से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। इस बच्चे ने जो स्कूल नहीं गया था, इसने जो कंक्लूजन निकाला कि अब मैं कैसे कैसे प्लान करूंगा अपनी स्टडीज कल तक स्कूल पहुंचने से पहले, वो उसकी तरफ से इन्फ्रेंस था, ठीक। अब ये तो हो गई हमारी नॉर्मल बातें डे टू डे लाइफ की, जहां पे कि हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। अब यहीं अगर ये डेटा होता साइंटिफिक डेटा, मैथमेटिकल डेटा, तो वहां पे हम सब्जेक्टिविटी की बात नहीं करेंगे, वहां पे हमें चाहिए ऑब्जेक्टिविटी। एंड ऑब्जेक्टिविटी कैसे आएगी? जब हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगी, कुछ स्टैंडर्ड होगा, है ना, एंड वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उस फील्ड में वही मान्य होगा, ओके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं किसी डेटा को डिस्क्राइब कर रही हूँ तो मैं अपने तरीके से करूंगी, आप कर रहे हो आप अपने तरीके से, यूएस में कोई अलग तरीके से करेगा, है ना, या सिंगापुर में कोई बैठा है तो वो अपने अलग तरीके से करेगा। नो, ये चीज साइंस के फील्ड में नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? हमें
मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये जो बच्चों की कहानी हमने सुनी, इससे हमें ये तो समझ आ गया कि डेटा बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और बहुत फैला हुआ होता है, ठीक है। लेकिन हमें जब उसको डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसको इतना कंसाइज कर देते हैं कि हम बिल्कुल उसको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं एंड उसमें सारी चीजें आ भी जाती हैं, ठीक है। सो वी समराइज एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन सच अ मैनर, ठीक है। एंड हाउ वी डू दैट? बाय यूजिंग सर्टेन मेथड्स, क्योंकि ये साइंटिफिक चीज है, ओके। सो दैट इट्स मेन फीचर्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हमारा इसमें डिस्क्रिप्टिव में, स्टैटिस्टिक्स में ये हमारा मकसद होता है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एंड इन्फ्रेंस में क्या होता है? इन्फ्रेंस में हम कंक्लूजन निकालते हैं अपने उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कि आगे ओके अब व्हाट नेक्स्ट, ठीक। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स 2 हम बाद में करेंगे। आज के लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में तो ये इतनी डेफिनेशन ही काफ़ी है आपके लिए। हम आज बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, ओके, जिसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी हमने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था सिलेबस में से, ओके। अब यहाँ पे जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? मेथड्स कह लो या की टूल्स कह लो, जिसके थ्रू कि हम जो है ऑब्जेक्टिविटी लाते हैं अपने इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, ओके। ये हम कैसे अपने पास डेटा को समराइज या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हम उसको टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। या हम ग्राफ्स, डायग्राम्स जैसे पाई चार्ट वगैरह, बार ग्राफ वगैरह, ये सब बना के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। या फिर हम इसको कर सकते हैं मेजरमेंट्स के द्वारा, ठीक है। सो मेथड्स एंड की टूल्स में क्या आ जाएगा आपका? टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ठीक। और क्या आ जाएगा? ग्राफ्स एंड डायग्राम्स में जैसे मैंने आपको बताया, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ मेजर्स भी यूज होती हैं जिसके द्वारा हम, क्योंकि नंबर्स हैं तो ऑफ कोर्स हम मेजर्स यूज करेंगे। मेजर्स में आपके क्या आएगा? मीन, मीडियन, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं मीन, सेंट्रल टेंडेंसी भी मैंने बताया नहीं ना, तो मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये नाम आपने सुने होंगे, है ना। बस अभी इतना काफी है कि ये नाम आपने सुने हैं, हम इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारा गोल क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन अ स्पेसिफिक डेटा सेट विदाउट मेकिंग प्रिडिक्शंस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम प्रिडिक्शंस नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिडिक्शंस हमारी होती हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम बस यही पता लगाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास कोई डेटा है तो क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। व्हाट हैज हैपेंड। उस बच्चे ने भी अपने फ्रेंड्स से यही पूछा था ना कि स्कूल में आज क्या हुआ, मुझे बताओ, है ना। तो व्हाट हैज हैपेंड गिव्स यू वी टेल इन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है। इफ यू वांट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक सम नोट्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जैसे टेबल्स, ग्राफ्स वगैरह, दिस थिंग्स यू नो, है ना, कि टेबल क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। फिर हमने देखा कुछ मेजरमेंट्स भी होती हैं जिनके द्वारा हम अपना डिस्क्राइब करते हैं डेटा को, ठीक। वो मेजरमेंट्स क्या होती हैं? जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस का यूज होता है, ठीक। तो आज हम करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आपके मीन, मीडियन, मोड आते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? अब वो बच्चों वाली स्टोरी आपको याद है, उसमें जो बच्चा स्कूल नहीं गया था उसने क्या कहा था कि यार ये सब इतना सारा मत बता मुझे, कम टू द सेंटर, टेल मी द मेन पॉइंट्स, है ना, राइट। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू कम टू द सेंटर, ओके। सो फिर उसके फ्रेंड्स ने मेन बातें समराइज करके उसको बताया, यानी कि वो पॉइंट जहां पे कि हमारी पूरी जो बात है वो समराइज होके आ रही है, कंसाइज होके आ रही है, ठीक है। उस बात में हम अपनी सारी चीजें
अगर डिस्क्राइब कर दे रहे हैं तो दैट पॉइंट इज अवर सेंटर पॉइंट, एंड इन स्टैटिस्टिक्स वी कॉल इट एज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये टेंडेंसी होती है। ओके, एग्जैक्ट पॉइंट तो ऑफकोर्स कहीं नहीं होता, बट दिस इज अ टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। So central tendency is a statistical measure that identifies a single value as representative of an entire distribution। ठीक है, entire distribution का distribution मतलब जो भी हमारा डेटा है, रॉ डेटा है, उसमें एक ऐसी वैल्यू जिसको कि हम कह सकें कि बाकी की जो वैल्यूज है ना वो भी इसी वैल्यू के अराउंड कहीं आ रही होंगी, दैट इज योर सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल वैल्यू as representative of an entire distribution। ठीक है, I think this is I have written it again by mistake। ठीक है, so it is the same line। so अब for example अगर मैं यहाँ पे ओके हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक 10th क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। 10th क्लास में अगर किसी स्कूल में 5 सेक्शंस हैं, ठीक है, एंड उनका मैथ्स का एग्जाम हुआ होता है लेट्स से, तो प्री बोर्ड का, देन प्रिंसिपल मैथ्स की मैम से पूछती हैं बुला के कि बच्चों का रिजल्ट आ गया है, यू टेल मी हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द 10th क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 10th क्लास स्टूडेंट में 5 सेक्शन है, हर क्लास में 40 कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो 200 बच्चे यहाँ पे हो गए। अब अगर प्रिंसिपल मैम को पूरे एक एक बच्चे का स्कोर बताने लग जाएंगी मैथ्स की मैम, तो वो कितना टाइम लगेगा उनको, है ना, एंड क्या उनको वो चीज़ याद रहेगी, एंड इससे क्या ही कंक्लूजन निकला कि ओके एक बच्चे के इतने हैं, नेक्स्ट के इतने हैं, नेक्स्ट के इतने हैं, नो। तो हाउ दिस मैथ्स टीचर विल एक्सप्लेन, शी विल यूज सम मेथड्स कि जिसके द्वारा 2-3 लाइंस में मैम बता दें कि मैम एवरेज स्कोर इतना आया है, हाईएस्ट बच्चों के मार्क्स इतने आए हैं, लोवेस्ट इतने हैं, एंड स्टूडेंट्स आर मेकिंग प्रोग्रेस एंड ऑल दैट, जिससे कि वो पीछे वाले डेटा से भी कंपेयर कर सकें, आगे भी कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन निकाल सकें कि ओके प्री बोर्ड में इतने आए हैं तो बोर्ड में क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेंट्रल टेंडेंसी यूजफुल है। अब जैसे आपने देखा कि मैम ने किसके अराउंड वो मार्क्स कंसाइज किए, अराउंड द एवरेज। ठीक है, ज़्यादातर हम सेंट्रल टेंडेंसी में इसीलिए एवरेज फाइंड आउट करते हैं कि एवरेज अगर हमें मिल जाती है किसी डेटा की तो काफ़ी हद तक जो है हमें उसकी सेंट्रल टेंडेंसी मिल गई, है ना। हालांकि और भी चीज़ें होती हैं, बट दिस इज द मेन शुरुआत जहाँ से हम पकड़ के चलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग। ठीक है, कि एक ऐसी चीज़, ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए कि जहाँ पे हम कह सकें कि हाँ, अगर जैसे सपोज किसी एवरेज आ रही है 75 मार्क्स, किसी के हो सकते हैं 65 आए हों, किसी के 70, 72 इस तरीके से आए हों, 80 आए हों, 85 आए हों, लेकिन एवरेज अगर 75 आई है तो मैम बोल देंगी मैथ्स वाली टीचर प्रिंसिपल मैम को कि हाँ बच्चों के अराउंड लाइक 75 इज द एवरेज। ठीक है, एंड मैक्सिमम बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, लोवेस्ट इतने रहे हैं लेकिन, और हाईएस्ट इतने आए हैं, इस टाइप से। ठीक है, बजाय कि पूरे एक एक करके 200 बच्चों के मार्क्स बताएं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सेंट्रल टेंडेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे मैम ने अगर बताया कि 75 मार्क्स, सो दिस इज दैट सिंगल वैल्यू। ठीक है, जिसने कि उनके पूरे डेटा को एक वैल्यू में कंसाइज कर दिया ऑफ एन एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसका डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो रॉ डेटा, जो 200 बच्चों के नंबर है मैथ्स के, वो। ठीक है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड दिस इज द सिंगल वैल्यू विच इज नथिंग बट योर सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, अब है ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी का फंक्शन क्या होता है या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, राइट? टू कंडेंस डेटा, ऑफ कोर्स हमारे पास इतना रॉ डेटा है, ये तो हमने सिर्फ 200 स्टूडेंट्स की बात करी। अब अगर यही चीज़ नेशनल लेवल पे एजुकेशन मिनिस्टर निकालने लग जाए तो कितना बड़ा डेटा होगा, यू कैन थिंक ऑफ दैट, है ना। तो डेटा को कंडेंस करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैथ्स वाले में ही कि उससे मैम क्या कंपैरिजन करती कि पिछली बार बच्चों के कितने मार्क्स आए थे, एंड जैसे पिछले साल प्री बोर्ड में इतने आए थे,
तो फिर बोर्ड्स में इतने आए बच्चों के, तो इस साल अगर प्री बोर्ड्स में इतने आ रहे हैं तो बोर्ड्स में हमारी ये परफॉर्मेंस रहेगी, है ना। तो कंपैरिजन एंड प्रिडिक्शन दोनों चीजें आ गई यहाँ पे, ठीक है। सो एंड अगर उसमें गैप आ रहा है तो दे कैन टेक सम डिसीजंस, दे कैन इम्प्रूव द क्लासेस, दे कैन गिव मोर ट्यूटोरियल क्लासेस टू द स्टूडेंट्स, है ना। सो कंपैरिजन फैसिलिटेट हो गया, और क्या डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है ना, कि और मोर क्लासेस प्रोवाइड करना एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर फर्दर एनालिसिस, और फिर हमें इसमें फर्दर एनालिसिस करने का भी हमारा स्कोप इसमें आ जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। ओके, सो अब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था, ये मैथ्स के मार्क प्री बोर्ड के मार्क्स वाले में, इसमें हमने ऊपर ऊपर के तरीके से एक वर्ड बोला था एवरेज, ठीक है। तो एवरेज अगर आपको समझ आता है तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ कुछ एक ऐसी वैल्यू है जिसके अराउंड जो भी बाकी के मार्क्स हैं वो उसके मोर और लेस आसपास होंगे, है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है हमारी, ये हम 3 टाइप से यहाँ पढ़ेंगे अभी, ठीक है। वन इज मीन, अनदर इज मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड, ठीक है। मीन क्या है? मीन इज एक्चुअली योर एवरेज, ठीक है। यहां पे जो हमने 200 बच्चों की बात की, वो जैसे सपोज किसी के 75 प्लस 80 जितने भी आए 200 तक हमने इनका प्लस किया एंड डिवाइडेड बाय 200 कर दिया, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था मैथ्स के प्री बोर्ड के मार्क्स वाला। तो यहां से हमारी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। सो मीन इज नथिंग बट एवरेज, जितने भी हमारे पास डेटा है उनका सम किया, एक एक काउंट का, एक एक आइटम का, एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम से हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। मीडियन क्या होगा? मीडियन इज एज अ नेम सजेस्ट इट इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास जो भी डेटा है उसमें जो बीच में, अब उस डेटा को सबसे पहले तो हम अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद जो एग्जैक्टली जो मिड में जो आपका आइटम आएगा दैट इज कंसिडर्ड एज मीडियन, ठीक है। अब जैसे ये डेटा है, यहाँ पे हमने 75, 80, 72 ऐसे ही रैंडमली लिख दिया है ना। अब अगर इसको हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर तो हो सकता है किसी के 65 मार्क्स आए हों, है ना। तो हम कैसे अरेंज करेंगे? सपोज 65, 70, 72, 73 ऐसे करके हम उसको पूरे को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। फिर जो बीच में वैल्यू आएगी, मिड वैल्यू, उसको हम कहेंगे मीडियन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन, ओके। ये पोजीशन पे बेस्ड होता है हमारा मीडियन, की जो मिड की वैल्यू होती है उसकी पोजीशन क्या है, दैट जो मिड की पोजीशन पे है, सॉरी जो मिड पोजीशन पे है दैट वैल्यू इज योर मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे मिड वैल्यू, और यू कैन राइट इट लाइक आइटम और वैल्यू एट मिड, ठीक है। ये क्या है? आपकी पोजीशन है। इसको पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड देन, ठीक है। मोड क्या होता है? मोड होता है कि जो सबसे ज्यादा बार एक नंबर रिपीट हुआ, एक आइटम रिपीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अब इतने सारे बच्चे, इनमें सपोज 70 इज अ नंबर जो मैक्सिमम बच्चों का आया है, ठीक है। सो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई चीज होती है वो, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि 70 मार्क्स आए हैं मैक्सिमम बच्चों के 200 में से कि मैक्सिमम बच्चों के 70 मार्क्स आए हैं, तो हम उसको कहेंगे 70 इज रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो दिस इज द मोड, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम वन बाय वन हम देखेंगे इसको, मीन, मीडियन एंड मोड को, ओके। ये मैंने आपको थोड़ा सा समराइज कर दिया ताकि जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके थ्रू आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। अब हम थोड़ा स्टैटिस्टिकल फॉर्म में मीन, मीडियन, मोड समझेंगे, ओके। सो इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड।
ओके, सो अब हम करेंगे मीन से शुरू, ठीक है। मीन डिफरेंट टाइप का हो सकता है हमारा, लेकिन हम यहाँ जो अपना यूज़ करेंगे इन साइकोलॉजी वो अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस यू शुड नो कि अरिथमेटिक मीन की यहाँ बात हो रही है। व्हाट इज इट? इट इज़ द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये हमने अभी देख लिया एवरेज निकालने का फॉर्मूला। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो जितने भी हमने पढ़े मीन, मीडियन, मोड, मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। सो दिस यू शुड नो। अब मीन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, अरिथमेटिक मीन के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास 3 तरीके हैं यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी पता करने के, मीन, मीडियन, मोड, है ना। तो अब इनके अपने अलग अलग कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, है ना, दैट वी शुड नो। ओके, सो अब मीन की अगर बात करें तो मीन में आपने देखा कि यहाँ पे सारे नंबर जितने भी होते हैं सबको पहले सम किया जाता है, फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, ठीक है, ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। आइटम्स कह लो, ऑब्जर्वेशन कह लो, नंबर कह लो, वॉट एवर इज देयर इन द डेटा सेट में जो भी प्रेजेंट है, यू कॉल इट एनीथिंग, ठीक है। सो तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करता है मीन। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। तो पहला पॉइंट, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हम देखेंगे पहले, ठीक है, या फिर यू कैन से प्रोज क्या क्या है मीन यूज करने के ये, ठीक। इट यूजेस या इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस या आइटम्स, ठीक है। तो दिस इज अ गुड थिंग कि जितने भी हमारे डेटा में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, हर वैल्यू जो है इसमें यूज हो रही है। सो दिस इज गुड थिंग, है ना, इट मेक्स इट मोर रिलायबल, यू कैन से, है ना। एंड देन यहाँ पे क्या है, मीन जो है वो क्लियरली डिफाइन है हमारा। कैसे? हमारे पास फॉर्मूला है इसका, है ना। कुछ ये नहीं है कि अगर एक डेटा सेट दे दिया उसका मीन मैं कुछ अलग निकाल दूंगी, आप कुछ अलग निकाल दोगे, अनलेस एंड अनटिल हमारी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो, है ना। वही फॉर्मूला मैं यूज करूंगी, वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे इट इज क्लियरली डिफाइंड, इट इज रिजिडली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। सो ये इसका एडवांटेज है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी जो है आपकी कोई चांस नहीं आने का, है ना। सो रिजिडली और क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। It has fixed mathematical formula. Why? Because it has fixed mathematical formula. एवरेज का जो फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है। तो इसमें कोई अपने आप से सब्जेक्टिविटी लाने का कोई पॉइंट नहीं होता, है ना। अब नेक्स्ट इसका क्या एडवांटेज है? मैथमेटिकल स्टेबिलिटी अगेंस्ट सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अब जो हमने एग्जाम्पल दिया 200 स्टूडेंट्स का, सपोज करो कि पहली बारी में मैम ने 50 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, रैंडमली 50 कोई चूज किए। ओके, तो उनका कुछ मीन आया, ठीक है, पहली बारी में कुछ मीन आया। अब क्या किया, वो वापस 50 छोड़ दिए एंड अगेन फिर से रैंडमली कोई और दूसरे 50 यूज किए, उसका कुछ मीन आया, ठीक है। फिर से तीसरी बारी में कोई और 50 यूज किए, उनको वापस सेंड करके एंड देन फिर से मीन आया। ये रैंडम सैम्पलिंग करके 3 बारी मीन निकाल के देखा। अब ये जो मीन होगा ना, इसमें बहुत कम अंतर होगा, या यू कैन से मोर और लेस सेम होगा, ठीक है। बहुत कम इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगी जब हम अरिथमेटिक मीन यूज कर रहे हैं तो। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अगर हम डिफरेंट सैंपल यूज कर रहे हैं तो लीस्ट फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है इन द मीन। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मीन। ओके, सो थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए ना हमारे। थर्ड इसमें क्या इसका एडवांटेज आएगा? मैथमेटिकल स्टेबिलिटी अगेंस्ट सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको अभी।
यहाँ पे हम सैंपल फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, एंड देन उनका मीन देख रहे हैं, तो हर बारी जो मीन की वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट सेम आएगी अगर हम मीन यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। सो एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड। ओके, सो अगर इसी तरीके से हम 3 बारी सैंपल उठाएं तो मीडियन या मोड अगर यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट में वेरिएशन आने का चांस ज़्यादा होता है, एंड अगर मीन यूज करते हैं वहाँ पे तो हमारा वेरिएशन आने का चांस काफ़ी कम रहता है, ठीक है। सो इसी को कहते हैं यहाँ पे मिनिमम सैम्पलिंग वेरिएंस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम सैम्पलिंग वेरिएंस किस में होती है, मीन मीडियन मोड में से, सो योर आंसर शुड बी इन द मीन वी सी मिनिमम सैम्पलिंग वेरिएंस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसी वजह से जो है मीन काफ़ी रिलायबल हो जाता है। ओके, फॉर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसा कोई रिजल्ट होना चाहिए ना जिससे कि कम से कम, जिसमें फ्लक्चुएशंस आई हो, है ना, या जिसमें कि कम से कम वेरिएंस आया हो। ओके, देन ओनली वी कैन जनरलाइज इट। सो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है। रिलायबल फॉर, it is most reliable measure for inferential statistics. Most reliable measure for inferential statistics या प्रिडिक्शन करने के काम में, ठीक है। अब और क्या इसमें, इसका में आई मीन पॉजिटिव प्रोज क्या हो सकता है कि हम आगे इसमें फर्दर मैथमेटिकल फॉर्मूले पे आधारित है ये, ठीक है। तो अब आगे भी क्या होगा, हमारी जो वैल्यू आई होगी मीन की, वी आर श्योर कि ठीक है दिस इज द करेक्ट वैल्यू, है ना, ये मैथमेटिकली हमने डेराइव की है, इट इज अ ऑब्जेक्टिव थिंग, एंड आगे भी जो है हमें कुछ और उससे मैथमेटिकल चीज डेराइव करनी होगी और फॉर्मूलाज कहीं पे यूज करने होंगे, तो दैट वी कैन यूज हियर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमें कोरिलेशन निकालना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सो वहां पे ये हमारा बहुत काम आएगा, ठीक है। सो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हमारा ये चीज यूज होता है, मीन फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। आपने अगर प्रोजेक्ट वर्क या कोई भी रिसर्च की भी होगी अपनी मास्टर्स में, तो आपने देखा होगा कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो जनरली हम पहले मीन निकालते हैं, उसके बाद कोरिलेशन यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाती है। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, कोरिलेशन वगैरह निकालना, ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पे 4 इसके पॉजिटिव पॉइंट्स यानी कि एडवांटेजेस देखे हैं। फर्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे आइटम्स इंक्लूडेड हैं, तो इट इज वेरी मच रिलायबल, ठीक है, हमने कोई वैल्यू छोड़ी नहीं होती मीन में। सेकेंडली ये मैथमेटिकल फॉर्मूला पे बेस्ड है, क्लियरली डिफाइन है, तो सब्जेक्टिविटी का कोई चांस नहीं है। थर्ड, इसमें अगर हम सैंपल अपने बदल भी रहे हैं बार बार, फिर भी जो मीन आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, सो इट इज मैथमेटिकली जो है स्टेबल है ये काफी हद तक, एंड इट इज नोन एज मिनिमम सैम्पलिंग वेरिएंस, ठीक है, कि सैंपल्स के वेरी करने से भी जो है मीन में उतना वेरिएशन नहीं आ रहा है। सो दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर योर मीन, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में काफी यूज करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, फिर हम मीन आने से फर्दर जो मैथमेटिकल हमारी प्रोसेसेस रहती हैं या और मेथड्स रहते हैं वो हमारे लिए काफ़ी जो है आसान हो जाते हैं, या फिर हमें यहाँ से एक बेस मिल जाता है कि ओके वी कैन बिल्ड आवर नेक्स्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑन दिस थिंग, ठीक है, ऑन मीन के आधार पे फिर आगे हम अपनी प्रोग्रेस चलाते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, मे बी यू कैन नोट इट डाउन। ओके, अब हमने एडवांटेजेस देख लिए, तो
कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे मीन के, है ना। सो अब हम लिमिटेशंस देखेंगे। पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का डेटा लेते हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का हमने सपोज मैथ्स का एग्ज़ाम कराया एंड 100 में से उनके मार्क्स हमने देखे। सो एक के आए 50, एक के आए 45, एक के आए 40, एक के आए 55 और एक के और आए 50। ठीक है, तो अब हमें इसका निकालना है मीन। तो मीन हम कैसे निकालेंगे? 50 + 45 + 40 + 55 + 50, है ना, एंड डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये कितना है हमारा निकल के 240 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 48 हमारा मीन आ गया, राइट। अब ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा मीन है 48, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी को अगर हम बताएं कि 5 बच्चों के मार्क्स कैसे आए, तो हम कहेंगे हाँ अराउंड 48 सबके मार्क्स आए हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 48 मार्क्स आए हैं। अब अगर हम इन्हीं स्टूडेंट्स का सपोज अगर एग्जाम लेते और इनका स्कोर कुछ अलग होता, ठीक है, सपोज नाउ अगर इनका स्कोर होता या फिर किसी और सब्जेक्ट का लगा लो, इन 5 स्टूडेंट्स का अगर स्कोर होता 50, 45, 40, 55 एंड 95। ठीक है, अब इसका मीन हम निकालते तो क्या रहता? $50 + 45 + 40 + 55 + 95 एंड डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहां पे हमारा मीन क्या आएगा? 285 बाई 5 57, है ना। अब आप देखो, अब अगर हम किसी को बोलें कि अच्छा इन 5 स्टूडेंट्स का हमें डिस्क्राइब करो, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ इनका ऑन एन एवरेज 57 है। 57 तो इसमें से किसी के भी यहाँ पे मार्क्स, जो बाकी के लोग हैं उनके 57 तो मार्क्स भी नहीं है, है ना। तो वो 57 एवरेज किसका आया? 95 की वजह से आया। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा आ गया यहाँ पे जिसकी वजह से इनके सबकी जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गई, है ना। यहाँ पे जब तक इनके आसपास के मार्क्स थे तो इनकी एवरेज सही आई थी निकल के 48। ठीक है, 48 को हम कह सकते हैं कि इनके जो मार्क्स हैं कि हाँ भाई 48 के अराउंड है, मोर और लेस अराउंड 48 है। 57 तो इनमें से किसी के हाईएस्ट मार्क्स भी नहीं है, हाईएस्ट भी इनके 55 हैं, राइट। अब यहाँ पे एक बच्चे के 95 मार्क्स आ गए, उसकी वजह से इस पूरे लॉट की, पूरे 5 स्टूडेंट्स की अगर हम एवरेज बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं 57 मार्क्स, विच इज नॉट करेक्ट, है ना। 57 तो इनके हैं भी नहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आउटलायर की वजह से, यानी कि एक जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसकी वजह से जो है हमारी एवरेज वो बिगड़ जाती है। ठीक है, या फिर ये भी जो है आपका काफी छोटा एग्जाम्पल है ना। एंड ये तो हमारा काफी छोटा एग्जाम्पल था, हमारा मार्क्स ही 100 मार्क्स का एग्जाम था। अगर इसको हम किसी और एग्जाम्पल से समझें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, उसकी शर्ट्स वो बेचता है, ठीक है, ही सेल्स शर्ट्स। तो अगर हम कहें कि उसके पहले दिन जो है उसकी शर्ट्स बिकी कितनी? 50 शर्ट्स, सेकेंड डे में उसकी बिकी 45, थर्ड डे में 40, फोर्थ डे में 55 एंड लेट से कि फिफ्थ डे में कोई आके बल्क में उससे शर्ट लेके गया एंड सपोज उसकी कुछ 5000 शर्ट्स बिक गई। ठीक है, तो अब अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन क्या आएगा हमारा यहाँ पे? तो यहाँ पे मीन क्या आ जाएगा हमारा? मीन में हम क्या प्लस करेंगे? 50 + 45 + 40 + 55 एंड + 5000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। ओके,
सो ये हमारा हो गया 5190 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका मीन कितना आया हमारा 10। क्या ये वैल्यू उसकी एवरेज सेल हम बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, उसकी किसी भी दिन इतनी सेल नहीं हो रही, वो तो बाई चांस कि 5th डे को जो है उसकी सेल एकदम से बढ़ गई क्योंकि किसी को बल्क में उससे शर्ट्स लेनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन की जो सेल है उसने क्या किया, उसने एक तरीके से एक मिस रिप्रेजेंटेशन दे दिया। कोई अगर सिर्फ उसकी एवरेज निकाल के बताए कि हाँ एवरेज इतनी है इस शॉपकीपर की शर्ट सेल करने की, तो हमें क्या लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है पर डे इसकी 1000 या 1100 या इस तरीके से जो है इसकी शर्ट्स बिकती होंगी, है ना। जबकि दैट इज नॉट द ट्रूथ, उसकी डेली तो 50-45 इतनी शर्ट्स बिकती हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि एक्सट्रीम में बिक गई तो उसकी एवरेज जो है ये निकल के आ गई। तो अब इस एवरेज को देख के हम जो है गलत इंटरप्रिटेशन भी बना सकते हैं कि हाँ ऑन है हर दिन उसकी इतनी बिकती होंगी। सो दैट इज अ लिमिटेशन, ठीक है। जब कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है हमारे डेटा सेट में, ठीक है, एज कंपेयर टू द ऑल अदर वैल्यूज, तो वो क्या करती है, वो हमारा मीन जो है उसको डिस्टॉर्ट कर देती है, मीन को खराब कर देती है, ठीक है। एंड दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं कि जो मीन होता है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम वैल्यूज और टुवर्ड्स द आउटलायर, ठीक है। ये जो यहाँ पे 5000 है इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू या फिर आउटलायर, ठीक, क्योंकि ये बाकियों से बिल्कुल अलग है, एक्सट्रीम है ये, दिस इज योर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, या फिर इसको आउटलायर भी बोलेंगे। ठीक है, ओके। सो आई होप ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर है। सो सबसे पहली लिमिटेशन हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ओके। नेक्स्ट पेज पे हम लिख देंगे। आई होप एग्जाम्पल आपको ये क्लियर है ना। नॉर्मली जब हम मीन की बात करते हैं तो हमारा मीन ऐसे आता है जब हमारा डेटा जो है वो ठीक होता है, सही सलामत होता है, लगभग सेम वैल्यूज होती हैं। लेकिन जब हमारे डेटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यू या कोई आउटलायर प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे मीन जो है वो हमें सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाता, वो हमें गड़बड़ी करा सकता है, ठीक है। एंड इसको हम क्या कहते हैं कि मीन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, ओके। सो पहला जो हमारा लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन हमारी क्या है कि मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। आई होप एक्सट्रीम वैल्यूज क्लियर है आपको क्या होती हैं अब, ठीक है। एंड इसी को हम आउटलायर भी बोलते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर्स की वजह से मीन काफी अफेक्ट होता है एंड फिर उस टाइम पे वो रिलायबल नहीं रहता, है ना। एंड ये वर्ड्स आपको याद करने जरूरी हैं, ये टर्म्स एज इट इज के आउटलायर क्या होता है, क्वेश्चंस इनके अराउंड बन जाते हैं, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसी चीज को कि इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, ओके। इसी चीज को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मीन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, तो यू नो इट इज मीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन ये है इसकी, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है और हमें इसकी जो है वैल्यूज चाहिए होती हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। सो वी कैन नॉट यूज इट फॉर क्वालिटेटिव डेटा। देन है समटाइम्स इसके एब्सर्ड रिजल्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। एब्सर्ड रिजल्ट कैसे, it can give absurd results sometimes,
ठीक है। जैसे कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में आप एक सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, एंड आप ये देख रहे हैं कि हर एक न्यूक्लियर फैमिली में कितने बच्चे हैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ओके, एंड अब आप निकालते हैं उनकी पूरा डेटा आपके पास है, अब आप उसका मीन निकाल रहे हैं। सपोज करो मीन निकाल के वैल्यू आती है, क्योंकि मीन इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, मीन निकाल के अगर वैल्यू आती है 2.5, तो 2.5 बच्चे तो नहीं हो सकते एक फैमिली में, राइट। मीन निकालने का मतलब क्या है कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन में हर न्यूक्लियर फैमिली में कितने बच्चे हैं वो देखा, एंड उसका डेटा लिया कि एक फैमिली में 3 है, एक में 2 है, एक में 4 है, एक में 5 है, किस तरीके से भी हमें जो भी बच्चे मिले हमने उसका रॉ डेटा लिया, टोटल जितने भी आइटम्स थे, जितने भी बच्चे थे, उनसे हमने इनको ऐड करके उनसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड अब सपोज करो कि हमारा है 2.5, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑन एन एवरेज लगभग हर घर में 2.5 बच्चे हैं, पर 2.5 बच्चे नहीं हो सकते, राइट। सो ऐसे केसेस में जो है मीन जो है वो एक तरीके से हमारी रियलिटी नहीं बताता, ठीक है। सो इस टाइप की जो चीज होती है वो कभी कभी एब्सर्ड रिजल्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो इन सच केसेस इट इज नॉट द रियलिटी, ओके। सो देन नेक्स्ट क्या है हमारा, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास, ठीक है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस, ठीक है। ओपन एंड क्लासेस क्या होती है हमारी, कि जिसमें कि हमारा शुरू का या एंड का जो है क्या वैल्यू है वो हमें पता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जिसमें कि हम लेस देन या मोर देन यूज करते हैं, इसमें या तो हम लेस देन जैसे यूज करते हैं टर्म्स, लेस देन के फॉर्म में डेटा इकट्ठा करते हैं, या मोर देन करके हम डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा मीन की बात, ओके। तो यहाँ पे हम जो है अगर हमारा ओपन एंड की फॉर्म में हमारे पास डेटा है कि मैं एक डेटा रिप्रेजेंट करके दे दूँ आपको, कलेक्ट करके दे दूँ, और मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये जो फैमिली हैं इनके डेटा, इनका जो मंथली इनकम है इट इज़ मोर देन 1 लाख, तो आप उसका मीन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ये हो गई हमारी लिमिटेशन ऑफ मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो मीन की यही है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हमारा इसमें जो है मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन नॉट फाइंड आउट मीन फॉर ओपन एंड क्लासेस, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, मे बी यू कैन नोट इट डाउन एंड देन फिर हम आगे करेंगे। ओके, सो हमने मीन देख लिया, आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम बात करेंगे मीडियन की, ठीक है। आपको याद हो हमने देखा था मीडियन क्या होती है, जो मिड वैल्यू होती है, ओके। सो मीडियन इट इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट when the observations are arranged in ascending or descending order. So this is important, या तो हमारा डेटा जो है ascending order में या descending order में अरेंज होना चाहिए, उसके बाद जो मिड में वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी मीडियन, ठीक है। इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। मिड वैल्यू है तो वो ऑफकोर्स डेटा को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। अब इसमें अगर आपको कहे कोई मीडियन क्या है, तो मीडियन इज, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया पहली बात तो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है हमारा डेटा, तो यहाँ पे मीडियन क्या है आपकी, मीडियन इज 6, ठीक है। ये बीचों बीच आ रही है, पूरे डेटा को 2 हाफ में डिवाइड कर रही है, यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। ये कब की सिचुएशन हो गई, जब हमारे पास जो डेटा सेट है वो है हमारा ऑड, ठीक है। ऑड नंबर है ना, 5 वैल्यू थी। अब सपोज करो हमारा डेटा है 2, 4,
6, 8। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन क्या होगा? अब यहाँ पे तो अगर हम 2 इधर देखें 2 इधर देखें तो बीच में तो नंबर ही नहीं है ना। 4 को लें तो एक साइड 2 डिजिट हो जाएंगे, एक साइड 1 रह जाएगी। 6 को लें तो इस साइड 2 हो जाएंगी, इस साइड 1 हो जाएगी। तो जब इवन नंबर्स होते हैं हमारे डेटा सेट में तो हम क्या करते हैं, हम बीच के 2 लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम फिर मीन निकालते हैं। 4 + 6/2 करेंगे। सो दिस इज 10/2, यानी कि 5 इज आवर मीडियन इन दिस केस। ठीक है, तो जब हमारे इवन नंबर होते हैं, ये हो गया हमारा, जब हमारा डेटा सेट जो है वो इवन है, काउंट। ठीक है, 4 वैल्यूज थी तो उसमें कैसे करेंगे हम मीडियन? बीच की जो 2 हैं उनका मीन ले लेंगे। ठीक है, मीन कैसे? अगेन दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, 2 नंबर हैं तो ओके। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया मीडियन के अराउंड। यहाँ पे भी एक ही वैल्यू है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू। ठीक है, तो मीडियन हमारा यहाँ पे आया है 5। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया हमारा मीडियन। अब मीडियन के भी हम कुछ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस। ठीक, मीडियन के एडवांटेजेस क्या होंगे? यहाँ पे आउटलायर्स का कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने देखा ना मीन में कि अगर आउटलायर आता है, कोई बहुत एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है तो हमारा पूरा मीन जो है वो खराब हो जाता है ना। उससे फिर हमें जो इंडिकेशन मिलता है अबाउट द एवरेज पर डे का कुछ सोचने के लिए, तो वो हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर। क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ पे मिड वैल्यू चाहिए और हमारा डेटा पहले ही सॉर्ट है इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो एक्सट्रीम वैल्यू तो एनीवेज एक्सट्रीम में ही रहेगी, वो चाहे कितनी ही बड़ी या कितनी ही छोटी हो। अब एक्सट्रीम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बड़ी वैल्यू, एक्सट्रीम का मतलब दिस साइड भी हो सकता है कि आपकी छोटी वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो चाहे वो कितनी ही छोटी या कितनी ही बड़ी हो, किसी भी साइड का आउटलायर हो, मीडियन तो बीच की वैल्यू होती है। आपको पहले डेटा सॉर्ट करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड मीडियन निकालना है, दैट्स इट। सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। ठीक है, या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, हमने देखा था कि मीन जो है वो मोस्टली यूज्ड मेजरमेंट है ना, लेकिन मीन की एक लिमिटेशन है। उसी लिमिटेशन को जो है कवर अप करने के लिए हमारे पास मीडियन पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, तो मीडियन उस लिमिटेशन का एक्चुअली आंसर है आपका, देखा जाए तो। ठीक है, सो यहाँ पे अच्छा, अब क्या होता है कि जब हमारी कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है ना डेटा में, मे बी द एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, ठीक है, वो एकदम छोटी भी हो सकती है एंड एकदम बड़ी भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर डेटा वैल्यूज इन द डेटा सेट। ठीक, तो जब कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है, कोई आउटलायर आ जाता है, तो वो हमारे डेटा को स्क्यू कर देता है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं स्क्यूइंग, स्क्यू कर देता है हमारे डेटा को, वो डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, एंड ये इसीलिए फिर हमारा जो मीन जो होता है वो भी हमें ठीक से नहीं मिलता। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से डेटा जो है वो स्क्यू हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यानी कि स्क्यू डेटा होगा, एक्सट्रीम वैल्यू होंगी, तब भी हमारा कौन साथ देगा? मीडियन। ठीक है, सो दूसरा इसका एडवांटेज क्या हो गया कि इट इज बेस्ट फॉर स्क्यूड डेटा, इट इज बेस्ट फॉर स्क्यूड डेटा। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से हमारा डेटा स्क्यू हो जाता है। ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए। ओके, सो ये इसका सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट है, एडवांटेज है। ठीक है, एंड ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था मीन का। ओके, सो ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट और क्या डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हो सकते हैं? अब ये ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने मीन के केस में पढ़ा कि ओपन एंड क्लास अगर है, मोर देन लेस देन वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये जो है
मीन यूज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन हमें सिर्फ मिड वैल्यू से मतलब है ना, मोर देन समथिंग है, हमें ये तो पता है ना कि टोटल कितने लोग इसमें आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मीन क्यों फेल होता है, क्योंकि मीन रिक्वायर एग्जैक्ट वैल्यू। मीन के केस में हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी जरूरी है, यहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें पोजिशनल एवरेज चाहिए होती है, ठीक है। एज लॉन्ग एज द मिडल ऑब्जर्वेशन फॉल्स विद इन अ डिफाइंड क्लास द मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू। ओके, सो यहां पे थर्ड पॉइंट विल बी यूजफुल फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, यूजफुल फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां पे हमारा मीडियन जो है वो काम कर जाता है। दूसरा मतलब और नेक्स्ट क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। हमारा मीन में क्वालिटेटिव एनालिसिस हम नहीं कर सकते, हमने ये देखा था, यहाँ पे वी कैन डू क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो गए, ठीक है, वहां पे क्या है, अगेन वहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस करके जो है रैंक्स दी जाती हैं। ओके, स्पेशली इट इज रैंकिंग जब हम करते हैं, जैसे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो गए आपके, या फिर कोई किसी का हम फीडबैक लेना है किसी प्रोडक्ट का, सो इस तरीके से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है कर सकते हैं। एंड ये हो गए हमारे एडवांटेजेस की बात। देन हम करेंगे डिसएडवांटेजेस। इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन। ओके, सो आप ये देखो, जो मैं आपको यहाँ पे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी बता रही हूँ ना, क्वेश्चंस इनके अराउंड भी आराम से बन सकते हैं आपके, कभी भी आ भी जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। डेटा स्क्यू अगर है तो आप क्या यूज करेंगे उस टाइम पे, विच इज प्रेफरेबल या विच इज नॉट प्रेफरेबल, ठीक है, या क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। ओके, या ओपन एंड वाले डेटा अगर आपके पास है तो वहाँ पे कौन सा मेजरमेंट यूज करेंगे, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। सो देन डिसएडवांटेजेस, इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, एंड देन ओनली आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, एंड प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स वो चीज़ और दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस यू कैन से, ठीक है। इसके लिमिटेशन क्या है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ मिड वैल्यू की बात करते हैं, मिड वाली पोजीशन की वैल्यू की बात करते हैं। मीन में क्या होता है, मीन में हम हर एक वैल्यू को कंसिडर करते हैं, राइट, सबको प्लस करते हैं, हर एक वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे हर एक वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सो दिस इज अ लिमिटेशन, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो पहला तो लिमिटेशन ये हो गया, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यही एक ऐसा पॉइंट है हमारे मीन का जो उसको सबसे रिलायबल बनाता है, ठीक है। बेशक उसमें आउटलायर आने की वजह से कुछ कमी आ जाती है, लेकिन क्योंकि वो हर एक ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता है, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट रिलायबल, ठीक है। लेकिन मीडियन जो है वो हर एक वैल्यू को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। देन अब क्या है, मीडियन हम निकालते कैसे हैं, हम उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, है ना। अब यहाँ तो हमने 5 वैल्यू, 10 वैल्यू, 200 वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा ले ली, इसको तो हम अरेंज फिर भी कर ले ऑन अ पेपर। अब असलियत में हमारा डेटा सेट कितना बड़ा होता है ना, जो सपोज गवर्नमेंट किसी पॉलिसी के लिए यूज़ कर रही है, कुछ सर्वे ले रही है, या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो डेटा होता है, इट इज़ रियली ह्यूज डेटा, है ना। तो अब उस डेटा को अरेंज कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। अब पहले के ज़माने में तो क्या होता था कि मैनुअली करते थे, तब तो और भी टफ था। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि ठीक है, हमारे पास टूल्स हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस के, इन सब के हमारे पास टूल्स हैं कि जिससे बहुत जल्दी हमारा डेटा जो है वो सॉर्ट हो सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन स्टिल हमारे पास क्या चैलेंज आता है कि इतना जो बड़ा डेटा है
उसके लिए हमें स्टोरेज भी चाहिए, उसके लिए हमें पावर कंजम्पशन भी लगेगी हमारी जब हम उसको सॉर्ट एंड ऑल दैट करेंगे। तो यहाँ पे स्टिल इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क कि बिग डेटा को सॉर्ट करना, अरेंज करना इज ऑल्सो अ बिग टास्क, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे एक स्टेप तो परफॉर्म करना ही पड़ता है यहाँ पे अरेंज करने का। सो अरेंजमेंट इज मैंडेटरी, अरेंजमेंट इज मैंडेटरी। सीधा हम उसके ऊपर कोई फॉर्मूला या कुछ ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा। सो समटाइम्स दैट कैन बिकम अ डिफिकल्ट टास्क व्हेन यू हैव रियली बिग डेटा, ठीक है। एंड दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है। हमने देखा था ना कि मीन के केस में कि हम अलग अलग सैंपल ले रहे हैं, कि मैम जो मैथ्स वाली टीचर थी मार्क्स ले रही थी जब बच्चों के, पहले 50 बच्चों के लिए एक सैंपल में, दूसरे उनको फिर वापस भेज के दूसरे 50 बच्चों के मार्क्स लिए, अलग अलग सैंपल ले रही थी, तब भी जो मीन था हर एक केस में वो मोर और लेस सेम था, ठीक है। लेकिन मीडियन के केस में क्या होता है कि अगर हमने उसी में से अगर हमने 50 बच्चे लिए, उनको 50 बच्चों के मार्क्स लिए, उनके अरेंज किए हमने मार्क्स, तब हो सकता है मीडियन कुछ हो रहा है, फिर नेक्स्ट जो 50 उठाए उसमें से अरेंज किया, तो वहाँ पे जो वेरिएशन है मीडियन का इन दोनों केसेस में वो काफ़ी होगा, ठीक है। वेरिएंस इसमें ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मीन, सो दैट्स वाई इट इज़ लेस स्टेबल। लेस स्टेबल व्हेन वी आर यूजिंग डिफरेंट सैंपल्स। डिफरेंट सैंपल्स का जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो वो काफ़ी वेरिएशन शो करता है, वेरिएंट होता है, ओके। सो दैट्स वाई इट इज लेस स्टेबल, ओके। लेकिन मीन के केस में ये स्टेबिलिटी हाई होती है, ओके। वहाँ पे मिनिमम सैम्पलिंग वेरिएंस होता है, दैट की टर्म वी सो, ओके। सो दिस इज इट फॉर मीडियन, मे बी यू कैन नोट इट डाउन, फिर हम मोड करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम मोड की बात करते हैं। मोड का हमने क्या देखा था, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है किसी भी डेटा सेट में, दैट वैल्यू इज मोड, ठीक है। नाम मोड क्या होता है वैसे, वेरी फैशनेबल, वेरी स्टाइलिश थिंग है ना, तो उसको हम मोड कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा रिपीट जो हो रहा है दैट इज योर मोस्ट फैशनेबल, मोस्ट टिपिकल वैल्यू, ठीक है। सो इट इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका डेटा सेट, ओके। एंड इट रिप्रेजेंट द मोस्ट फैशनेबल और टिपिकल वैल्यू, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में आ रही है, जैसे यू कैन से, ठीक है। तो जो भी इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स जो है सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहती हैं, तो यू कैन से कि सारी रील्स का जो है उस कैटेगरी से रिलेटेड, अगर एंटरटेनमेंट की है तो एंटरटेनमेंट में दैट इज द मोड, ठीक है। वो रील जो है वो मोड है, वो स्टाइल, ओके। सो अब मोड के बारे में डेफिनेशन हमें पता चल गई क्या होता है, इसके भी हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मोड क्या होता है, अब आपके सामने प्रेजेंट है जैसे डेटा, उसमें सबसे ज्यादा जो आ रहा है बड़ा इजी है समझना कि हाँ दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड लोकेट। अब हमने इंस्टाग्राम रील्स की बात की तो एग्जाम्पल यहीं से ले लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने ट्रेंड देखा होगा, सिविक सेंस के ऊपर एक टाइप की रील्स काफ़ी वायरल हुई थी, है ना। एक रील वायरल हुई थी एंड देन उसके बेसिस पे बहुत सारी वही ट्रेंड फॉलो किया था, ठीक है। तो सिविक सेंस के ऊपर आपको और भी रील्स मिल जाएंगी जिसमें कि एक्चुअली में सिविक सेंस की बात हो रही होगी, ठीक है। लेकिन वो रील जो है उतनी पॉपुलर नहीं हुई, उतनी ट्रेंड में नहीं आई। तो अगर हम यहाँ बात करें कि व्हाट इज द मोड ऑफ ऑल द रील्स ऑन इंस्टाग्राम डिस्प्लेइंग सिविक सेंस या टॉकिंग अबाउट सिविक सेंस, तो उसका आंसर क्या आएगा, वो वाली रील, ठीक है, जो कह रही है कि नो सिविक सेंस, जब वो वीडियो बना रही होती है और कोई पास से गुजर जाता है, तो दैट रील इज द मोड, ठीक है। सो और ये क्या इसके लिए हमने कोई फॉर्मूला यूज किया, क्या इसके लिए हमने कुछ अरेंजमेंट की डेटा की, नो। हमें क्लियरली पता चल गया कि भाई वो इतनी वायरल हुई है, उस पर इतने व्यूज हैं, ठीक है। सबके अगर हम रखें व्यूज, हमें दूर से ही दिख रहा है कि दैट इज द मोस्ट वायरल रील, है ना, तो दैट इज द मोड, ठीक। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लोकेट
सबसे पहली बात तो ये कि मोड बहुत इजी होता है, देखना, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लोकेट। ठीक है, कभी कभी तो बिल्कुल क्लियरली ही दिख जाता है, मतलब जैसे कि हमने रील वाली बात की, ये तो बिल्कुल ही क्लियरली विजिबल है। ठीक है, वो चीज इतनी वायरल हुई है, इतनी मॉड हुई है। ओके ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका कि इट इज यूजफुल इन बिजनेस या इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक। अब अगर किसी बिजनेसमैन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल जाए कि ये वाला प्रोडक्ट जो है ये सबसे ज्यादा बिक रहा है, सबसे ज्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा यही ट्रेंड में आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो ऑफकोर्स वो प्रोडक्ट और ज्यादा निकालेंगे, है ना। तो अगर सपोज करो कि डिफरेंट टाइप के एक या कि सैमसंग का एक फोन है एंड उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं एंड कोई एक पर्टिकुलर मॉडल है जो कि बार बार ही बिक रहा है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू अदर मॉडल्स, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी नेक्स्ट फिर उसी का मैन्युफैक्चर करेगी, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉफिट यहां से आ रहा है ना। सो ये बिजनेस एंड इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल होता है मॉड, क्योंकि जहां से आपको पता चलता है कि ट्रेंड क्या है, कौन सी चीज ज्यादा चल रही है ना, दैट यू टेंड टू मेक मोर एंड सेल। ठीक है, सो यहाँ पे एक तो ये हो गया, बिजनेस एंड इंडस्ट्री में यूज होता है। एंड और क्या इसका एडवांटेज है कि इसको हम इसी से रिलेटेड है, अंडरस्टैंड करने से रिलेटेड। अब अगर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज की, तो मॉड को फाइंड आउट करना सबसे इजी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। या तो अगर ग्राफ की फॉर्म में है तो भी उसका बार जो है सबसे हाईएस्ट दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बार रिपीट हुई है वो चीज। या पाई चार्ट की फॉर्म में है तो मैक्सिमम चंक ऑफ पाई चार्ट आपको उसमें दिखेगा। तो वेरी इजीली यू कैन मेक इट कि कौन सा जो है इसमें मोड है, कौन सी वैल्यू। सो ठीक है, सो इट कैन बी इजीली डिटरमाइंड ग्राफिकली। ठीक है, यूजिंग ग्राफ्स या पाई चार्ट वट एवर, ग्राफिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस, इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन, फिर हम डिसएडवांटेजेस करेंगे। ओके, अब हम लिमिटेशंस करते हैं इसकी। ओके, सो अब क्या होता है कि कई बारी ये इल डिफाइन होता है। इल डिफाइन का मतलब कि हमें मोड आसानी से मिल नहीं रहा होता है, या तो कोई मोड होता ही नहीं है या फिर एक से ज्यादा मोड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है फिर डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी होती है, तो उस टाइम पे मोड इतना हमारे लिए यूजफुल नहीं होता व्हेन इट इज इल डिफाइंड। ठीक है, सो फर्स्ट लिमिटेशन इज इल डिफाइंड। व्हेन इट इज इल डिफाइंड, जब या तो नो मोड हो, कोई मोड मिल ही नहीं रहा हो हमारे डेटा सेट में, ठीक है, या टू मोड्स हो, टू मोड्स को क्या कहेंगे, बाई मॉडल। ठीक है, दो मोड हो हमारे डेटा सेट में, या फिर मोर देन टू हो, उसको कहेंगे मल्टी मॉडल। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अगर हमारा कोई मॉड नहीं निकल के आ रहा है, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जो कि फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है एज कंपेयर टू अदर वैल्यूज, तो हमारा नो मोड हो जाएगा। या फिर कोई दो ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो कि फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही हैं, तो हमारा बाई मोड हो जाएगा। एंड दो से ज्यादा वैल्यू अगर आई तो मल्टी मोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया रील्स का या फिर फोन्स का, फोन के मॉडल्स का, तो यहाँ पे वो आप
एग्जाम्पल रख के देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक पर्टिकुलर मॉडल है वो ज़्यादा बिक रहा है एंड एक और मॉडल है फ़ोन का वो भी उतना ही बिक रहा है जितना कि वो पहले वाले की सेल है, तो यहाँ पे हमारे पास दो मॉड हो गए है ना, तो बाई मॉडल हो गया। या फिर अगर सपोज करो सारे ही मॉडल्स जो हैं वो सेम तरीके से ही बिक रहे हैं, किसी की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो वहाँ पे कोई मोड नहीं हुआ। एंड अगर दो से ज़्यादा मॉडल्स ऐसे हैं फ़ोन के जो बाकी एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स वो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, तो दैट मीन्स वो मल्टी मॉडल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लिमिटेशन में इल डिफाइन कई बारी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा दिस इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। हाईली मीन एंड मीडियन में हमने देखा था ना स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये अनस्टेबल जो है दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो वही जो सैंपल वाला हमने देखा था इन मीन एंड मीडियम, कि हम अगर डिफरेंट सैंपल्स ले रहे हैं तो हमारा मीन तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, लेकिन मीडियन जो है वो काफ़ी उसमें वेरिएशन आता है, तो इस केस में मीन तो स्टेबल है, मीडियन इज नॉट स्टेबल, ठीक है। सिमिलरली मीडियन की तरह मोड भी स्टेबल नहीं होगा। अगर हम डिफरेंट सैंपल्स लेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें जो है मोड कोई और ही होगा, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ की अनस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, जब हम सैंपल चेंज कर रहे हैं, सैंपल फ्लक्चुएशंस कर रहे हैं। तो दूसरा और क्या होगा, अ स्मॉल चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो शिफ्ट मोड सिग्निफिकेंटली, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेटा ले रहे हैं, सपोज कुछ 5000 नंबर्स का हमने डेटा लिया, ठीक है। अगर वहाँ पे हमने थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी चेंज की, फॉर एग्जांपल 5001 भी कर दिया, तो हो सकता है हमारा कोई और नंबर भी मोड बन जाए, है ना, बाई मॉडल हो जाए वो चीज़, राइट। तो फ्रीक्वेंसी में ज़रा सा भी अगर फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, इवन अ मिनिमम फ्लक्चुएशन कैन मेक दिस मोड अनस्टेबल, ठीक है। सो इसमें दो तरीके से आपकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। कैसे, अ स्मॉल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, स्मॉल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी कैन शिफ्ट मोड सिग्निफिकेंटली, ठीक है, कैन शिफ्ट मोड सिग्निफिकेंटली, ओके। एक तो ये चीज हो गई, एंड दूसरी कौन सी, जो हमने सैंपल्स वाली बात की थी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डिफरेंट सैंपल्स लेंगे तो वहां पे जो है वेरिएशन इसका काफी आएगा मोड का, ठीक है। वेरिएशन इन मोड इज हाई इन सैंपल फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो हमने देखा सैंपल फ्लक्चुएशन के टाइम पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मीन, ठीक है। फिर उसके बाद मीडियन, एंड मोड इज द लीस्ट स्टेबल, ठीक है। सो मोड जो है हमारा लीस्ट स्टेबल है आउट ऑफ ऑल दिस थ्री, एंड सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मीन। सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा है, मीन, ठीक है। आउटलायर के केस में बेस्ट कौन सा है, मीडियन। बिजनेस में कौन सा यूज होता है, मोड, ठीक है। आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हुए हैं एंड याद भी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें और क्या लिमिटेशन आ सकती है, वही जो मीन को रिलायबल बनाती है एज कंपेयर टू ऑल दीज, क्या कि यहाँ पे सारे आइटम्स यूज नहीं होते, ठीक है। सिर्फ हम एक उसी आइटम की बात करें जो मोस्ट रिपीटेड है, मोड है, ठीक है। सो नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। इफ यू वांट यू कैन टेक द नोट्स। ओके, सो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि विच मेजरमेंट इज द बेस्ट, ठीक है। जो हमने मीन, मीडियन, मोड देखे, अब इसमें से बेस्ट कौन है। अब विदाउट लुकिंग एट द डेटा हम नहीं कह सकते कि इसमें से बेस्ट कौन है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पे
क्या चूज करना है। ओके, सो देयर इज नो सिंगल बेस्ट मेजर, ठीक है, हर कोई सिचुएशन के हिसाब से अपना काम करता है। मीन इज प्रेफर्ड फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एक्यूरेसी जब हमें चाहिए होती है तो वहाँ हम मीन प्रेफर करते हैं, क्योंकि मीन इज मोस्ट रिलायबल, इट डिपेंड ऑन ऑल आइटम्स, ठीक है, ऑल आइटम्स इसमें है, तो दिस इज मोस्ट रिलायबल एंड सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी यही देता है। सो इसलिए साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है तो हम मीन प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यू होती है तो वहाँ मीन हमें धोखा दे सकता है, तो इसलिए जब एक्सट्रीम वैल्यूज, आउटलायर्स या स्क्यूड डेटा हो तो उस टाइम पे हम क्या प्रेफर करते हैं, मीडियन, ठीक। एंड जब हमें प्रैक्टिकल बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन हमें करने होते हैं तब हम मॉड यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट, ओके, अब ये तीनों क्या थे, मीन, मीडियन, मॉड, ये कर रहे थे हम सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या थी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने देखी थी, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी बहुत रॉ डेटा होता है, बहुत बिग डेटा होता है, हमें उसको डिस्क्राइब करना होता है, तो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसको। पहली बात तो डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके, ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से डिस्क्राइब करें कि हम उसका जो है पूरा का पूरा जो मतलब है वो बता सकें, ठीक है। वो हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। अब वो करने के लिए, क्योंकि हमें साइंटिफिकली करना है, हमारा ये साइंटिफिक फील्ड है, तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे कुछ मेथड्स, कुछ मेजरमेंट्स, जैसे कि हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा को रख सकते हैं, अपना ग्राफ्स की फॉर्म में कर सकते हैं, या हम मेजरमेंट के थ्रू कर सकते हैं। मेजरमेंट्स में हमारा आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन सी तरीके से कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि जब हम डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ऐसा सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करें जहां पे हमारा पूरा डेटा जो है कन्वर्ज होके आ रहा होता है उसका मीनिंग, एंड देन वी डिस्क्राइब दैट डेटा इन द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटर, ठीक है। तो वो कहलाता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी हम 3 प्रकार के से कर सकते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पे पूरी आपकी साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम मीन जो यूज करते हैं वो अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मीन, मीडियन, मोड जो हैं वो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के तरीके हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे से जो है अपने डेटा को डिस्क्राइब कर सकें। तो अब सवाल ये उठता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ठीक। सो जो हमने अभी तक पढ़ा है, मीन, मीडियन, मोड के जो भी हमने फायदे एंड लिमिटेशन देखे हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो जो बेस्ट पार्ट है वो तो हो जाएगा गुड सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा, इट शुड बी रिजिडली या क्लियरली डिफाइंड, जो कि मीन के केस में होती है, जैसे कि फॉर्मूला, राइट। देन इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन पे इंक्लूड होनी चाहिए। अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट मीन, ठीक है। इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, तीनों ही हमारे कोई डिफिकल्टी नहीं है उनको कैलकुलेट करने में। हाँ, मीडियन को थोड़ा अरेंज करने में हमें दिक्कत आती है, एंड वो तो कैलकुलेट भी नहीं होता, ठीक है। देन इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, स्टेबल होना चाहिए। तो इन सब के आधार पे देखा जाए तो मीन ही है हमारा जो सबसे ज्यादा गुड सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी गुड सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दिस यू शुड नो। ओके, सो दैट्स इट। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। सो आई होप आपको सेंट्रल टेंडेंसी समझ आया है, एंड आपके सिलेबस के हिसाब से एंड मेरी तरफ से इसमें आपका दिस इज मोर देन सफिशिएंट, एंड दिस टॉपिक ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड्स हियर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेरिएंस का, ठीक है। वेरिएबिलिटी था ना, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी, तो नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबिलिटी का करेंगे। उससे पहले आपको ये जो आज पढ़ाया है ये अच्छे से समझ आना एंड याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ माई सजेशन कि आप इसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें। 1-2 दिन में वो क्लास आएगी इसी चैनल पे, ठीक है। सो आप अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट रह जाता है, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड उस क्लास में ही मैं क्लास को शुरू करने से पहले आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगी, एंड देन हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप
यहाँ पे अप्रोच ले सकते हैं. सो दिस इज़ माई सजेशन टू यू कि प्लीज़ इसको अच्छे से समझ के याद रखें. एंड आप इसमें अपनी तरफ से भी अपने n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हैं. इनफैक्ट साइकोलॉजी के किसी भी कंसेप्ट में या किसी भी क्लास में मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप अपने क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार आपने समझ लिया, पढ़ लिया, आपको अच्छे से समझ आ गया, याद हो गया, स्टिल आप अपनी तरफ से कुछ दिमाग चलाया करो, कुछ सोचा करो कि आसपास जो हो रहा है वहाँ पे कहाँ कहाँ ये चीज़ एप्लीकेबल है. इससे क्या होगा, वो चीज़ बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी एंड फिर आपकी एक ये हैबिट भी बन जाएगी चीज़ों को इस तरीके से समझने की और ऑब्जर्व करने की, विच इज़ वेरी क्रूशियल थिंग to be a psychologist. ठीक है, या psychology student. Okay, so no more gyan further, and this is it for today. If you have understood it, liked it, please like, share and subscribe to the channel. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.